सो हेलो दोस्तों। आज जो है हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो यूपीएससी के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें, ताकि हमारी कवर हो जाएं एंड हमें और कोई भी रिक्वायरमेंट ना पड़े कि हमें दूसरे सोर्सेज को देखना पड़े या फिर कुछ भी। तो जितना रिक्वायर्ड है उतनी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी कभी सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ। हम लोग प्रियम्बल को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब भी कभी हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एंड जो ये प्रियम्बल है इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया था ये टोटली जो है उसके ऊपर बेस्ड है। और प्रियम्बल जो है वो क्या शो अप करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा प्रियम्बल है ये इंडिया की कोर वैल्यूज़, इंडिया के प्रिंसिपल्स और जो यहाँ की बेसिकली जो यहाँ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको शो करता है, ठीक है। तो अब तक सिर्फ हमने तीन चीज़ें देखी। तीन चीज़ें क्या थी कि जो हमारा ये प्रियम्बल है, द प्रियम्बल हमने बोरो कहाँ से करा है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। इंडिया की कोर वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को, और जो इंडिया के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाले वो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करता है। और ये जो है टोटली नेहरूज़ के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस था। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ये नहीं समझ में आता कि भाई ये जो प्रियम्बल है, ये जो पूरा पर्टिकुलर वर्ड है प्रियम्बल, इसका ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन काम क्या है ना। बनाने के पीछे कुछ तो काम होगा। तो जो प्रियम्बल है ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह काम करता है। कैसे? एज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कुछ लोगों ने इसको प्रीफेस की तरह बोला है, मतलब अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग वर्ड से डेप्रिशिएट करना है, लेकिन वो हमारे इतना मतलब के लिए नहीं है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और स्पेसिफिकली जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह एक्ट करता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी इंटरप्रिटेशन करनी हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे प्रियम्बल को रेफर किया जाता है। यूपीएससी में 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि भाई विच थिंग रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच थिंग रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? माइंड ऑफ द मेकर, माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? अरे वो सारी चीज़ें जो है हमें प्रियम्बल से दिख जाती हैं, और यही यूपीएससी ने 2017 में पूछ लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2017 में पूछा गया व्हाट रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2020 में फिर एक इसी तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब वो क्वेश्चन क्या था भाई? जो UDHR है, फ्रॉम UDHR आई जस्ट मीन टू से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट। तो जो प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, है ना, अलोंग विद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSPs, तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, ये हमें कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं? तो ये भी जो है हमें प्रियम्बल में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा पॉइंट है प्रियम्बल का, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पूरा पॉइंट है प्रियम्बल का, प्रियम्बल को यूज़ किया जा सकता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो प्रियम्बल है ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। इनफैक्ट 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी तरीके से बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, बट ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, और इंडिपेंडेंटली ना तो ये पावर का कोई सोर्स है लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही ये उस पावर को
प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो आई होप इतने पॉइंटर्स सभी को क्लियर होंगे। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं, एक 2017 में आया, एक 20 में आया और एक ऐसा ही 2023 का था। आगे मूव ऑन करते हैं। कई बार हमसे पूछ लेता है व्हाट आर दी की कंपोनेंट्स। अरे भाई, ये जो प्रियम्बल है हमारा, वी दी पीपल ऑफ इंडिया से करके स्टार्ट हो रहा है, ये किसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट तो यही है, ये हमें सोर्स बताता है कहाँ से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ये संविधान है, ये सारी पावर लोगों से डराइव करता है। तो जब वो बोल रहा है ना वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो सबसे पहला की कंपोनेंट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर जो है लोगों से ड्राइव की है इंडिया के। ठीक है, सेकंड की कंपोनेंट क्या है? वो डिफाइन करता है कि इंडियन स्टेट्स का नेचर कैसा है। जब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टेट के नेचर की, तो मैं कहीं ना कहीं कहना चाहता हूँ कि भाई इंडिया की जो स्टेट है वो सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। कैसी कैसी है? सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब एक एक वर्ड को समझेंगे कि भाई किस वर्ड का क्या क्या मतलब है, तो वो अभी बात की बात है। बट फिलहाल आप इतना समझो कि भाई नेचर कैसा है इंडियन स्टेट का, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट क्या है? अरे ये हमें ऑब्जेक्टिव्स भी तो बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है? तो हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे फ्रेटर्निटी, ये जो है ये हमारे कोर गोल्स हैं जो कि हमें अचीव करने हैं। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन 2017 में पूछ लिया गया था, है ना। और लास्ट थिंग जो हमें प्रियम्बल से पता लगती है वो क्या है भाई? एडॉप्शन कब हुआ था, द डेट ऑफ एडॉप्शन। तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 26 नवंबर 1949 इज द ऑफिशियल डेट ऑफ अडॉप्शन। एंड इनेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी को। तो 4 की कंपोनेंट्स की मैंने बात करी। सोर्सेस, जनता है। नेचर कैसा है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एडॉप्शन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। आई गेस मैंने 46 लिख दिया। ये 1949 है, 26 जनवरी को फिर फाइनली ये इनेक्ट हो गया था 1950 में। अब एक डिबेट बहुत पुराना चलता हुआ रहा है। 1960 में इसके ऊपर एक केस आया, फिर 1973 में एक केस आया इसके ऊपर। वो केसेस क्या थे वो समझने की कोशिश करते हैं। केसेस थे कि भाई ये जो हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा प्रियम्बल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या फिर नहीं? ये जो हमारा प्रियम्बल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो जब पहला केस होता है बेरुबरी वर्सेस यूनियन, बेरुबरी यूनियन केस, बेरुबरी यूनियन केस 1960 में, तो हमें पता लगता है कि भाई जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में जब केशवानंदा भारती केस होता है, जिसमें बहुत सारे स्पेसिफिक जजमेंट्स भी आते हैं, तो केशवानंदा भारती केस जब होता है 1973 में, तो वो कहता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये दोनों ही केसेस आपको पता होने चाहिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इनके ऊपर बन जाता है। ठीक है, केशवानंदा भारती केस के अंदर ही जब ये केशवानंदा भारती केस हो रहा था, तो इसी के टाइम पर ये बताया गया कि ये जो प्रियम्बल है, जो पूरे हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, इसको अमेंड भी किया जा सकता है। अच्छा, अमेंड क्यों किया जा सकता है? क्योंकि डिक्लेयर कर दिया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड किया जा सकता है थ्रू आर्टिकल 368।
तो सिमिलरली कहा गया कि अगर आपको प्रियम्बल को भी अमेंड करना है तो आप कर सकते हो यूजिंग आर्टिकल 368। और टिल डेट प्रियम्बल जो है वो आज तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। टिल डेट इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस। और वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये पीरियड किसका था? इट वॉज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो ये अमेंडमेंट हो रही है क्या ये वैलिड भी है या फिर नहीं? तो बताया गया कि हाँ भाई, ये जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर अमेंडमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड बताया। और थ्रू दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ये आपको पता होने चाहिए कौन से। एक तो वर्ड था सोशलिस्ट, एक वर्ड था सेकुलर और एक वर्ड था इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो हैं इस टाइम पे आए थे। ठीक है। एंड ये वाला जो टाइम पीरियड था ये नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। ठीक है। अब अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं विद दी पॉइंट्स। जैसे हमने जो वो कंपोनेंट डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमने देखा कि सोर्स क्या है, लोग हैं, नेचर कैसा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑब्जेक्टिव्स, यही सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, जो हमारे प्रेम्बल का पहला वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इससे क्या कहना चाहता है ना, कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आया है, मोनार्क्स के थ्रू नहीं आया है। हम लोग खुद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग सॉवरन हैं। सॉवरन का मतलब क्या हो गया कि भाई हम लोग जो हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर किसी का पैसा नहीं है। ठीक है। वी आर सुप्रीम टू डिसाइड आर इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज। ठीक है, ये हम इससे समझते हैं। अगर हम किसी भी, जैसे हम यूएन की मेंबरशिप है हमारे पास, राइट, तो वो चीज़ हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करती है। हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम अपने देश के बेसिस पर ले रहे हैं जो हमारी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है कि भाई वेल्थ जो है वो सोशली क्रिएट हुई है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड फिर इसके अंदर जो है काफ़ी सारे मार्क्सिस्ट आइडियाज़, गांधीयन आइडियाज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और वी आर मोर लीन टूवर्ड गांधीयन मॉडल, जिसके अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। एंड जो हमारे यहाँ पर सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और हमारे यहाँ की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। इसके बाद एक वर्ड है सेकुलर, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, जैसे वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया। तो सेकुलर जो कहता है वो कहता है कि भाई हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एज पर आर्टिकल 25 to 28 जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो एज पर आर्टिकल 25 to 28 हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और हमारे इंडिया को जब हम सेकुलरिज्म पढ़ेंगे ना तो 2 तरीके के कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है हमारे देश में जहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट है और सारे ही रिलीजन्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जब हम नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है रिलीजन के साथ। ठीक है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर समझ में आया। इसके बाद एक क्वेश्चन सीडीएस में आया था
वो था डेमोक्रेटिक से रिलेटेड, कि भाई ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक, इससे क्या है, इसका मतलब है कि जो कंप्लीट पावर है वो लोगों के पास है। वो किसके पास है? जनता के पास है। मतलब कि पॉपुलर सॉवरेनिटी इसको कहा गया, जिसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंक्लूड की गई। बताया गया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डेमोक्रेसी पर डिपेंड करती है। और ये क्वेश्चन था CDS 2000 आई गेस 21 का, कि भाई क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी पर डिपेंड कर रही है? तो BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट थी ये, तो हमें उसके अकॉर्डिंग मार्क करना था। फिर एक वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक से मेरा मतलब है कि जो हमारा हेड है स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा हो, लेकिन ही और शी इज इलेक्टेड। और जो सॉवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंस वाला नेचर है, वो लोगों के पास है। कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। और पब्लिक ऑफिसेस जो है वो सभी लोगों के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? तो ये तो वो चीज़ें आ गई कि हमारा इंडियन स्टेट जो है उसका नेचर कैसा है। ये तो हमने सारा नेचर डिस्कस कर लिया। अब जो है हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने आपको बताया, जस्टिस। जस्टिस कैसी कैसी अचीव करनी है? तो सोशियोलॉजिकल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिकली जस्टिस होना चाहिए, है ना, और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। एंड दीज थिंग्स कैन बी इन्फोर्स थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। सोशल का मतलब क्या हो गया? इक्वालिटी होनी चाहिए, बिना कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। इकोनॉमिक कैसे? कि भाई इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। पॉलिटिकल कैसे? सब लोगों के पास इक्वल राइट्स हो, सब लोगों के पास इक्वल एक्सेस हो ऑफिसेस का, और गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल वॉइस हो सब लोगों के पास, राइट। तो इस तरीके की जस्टिस हमें अचीव करनी है। इसके बाद एक वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? कि भाई हमारे पास फ्रीडम है थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, वर्शिप, इन सारी चीज़ों की फंडामेंटल राइट के थ्रू। और ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी वाला, ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से डराइव करते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से उनसे डराइव करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद एक वर्ड आता है इक्वालिटी। उसके बाद एक वर्ड आता है इक्वालिटी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लिबर्टी वाले जो कॉन्सेप्ट है ये ड्राइव कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जो है UPSC ने एक बार पूछा था 2018 में। ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का। जब मैं बात कर रहा हूँ इक्वालिटी की, मतलब सब लोग जो हैं इक्वल हैं लॉ के आगे, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। और इक्वालिटी कैसे? इक्वालिटी ऑफ इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सब लोगों का स्टेटस कैसा होना चाहिए? सब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें। और ये कैसे इंश्योर होती हैं? सिविक इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इन्फोर्स होंगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी वोटिंग राइट्स के थ्रू इन्फोर्स होंगी, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो इक्वल लाइवलीहुड या फिर पे आउट आ जाए कुछ इस तरीके से। एंड ये सारी चीज़ें हमारे DPSPs के अंदर भी मेंशन्ड है। एंड द लास्ट वर्ड इज़ फ्रेटर्निटी, मतलब जो हमारा भाईचारा है, जो सेंस है ब्रदरहुड का, है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। एंड इसके अंदर मेंशन्ड है फ्रेटर्निटी के अंदर, प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल इंटीग्रिटी। और जो ये वर्ड है इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। क्लियर? ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, नॉट मोर देन डैट, नॉट लेस देन डैट। आपका प्रियम्बल वाला टॉपिक इन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।